नमस्ते, मैं दीपक कुमार, फिजिक्स प्रवक्ता। और आज प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र का निगमन करेंगे। तो भाई आ जाइए और आगे हम कराते हैं प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र का निगमन। सबसे पहले आप प्रिज्म को समझेंगे। प्रिज्म एक कांच का है, ये प्रिज्म कांच का है और इस प्रिज्म पर यहाँ से प्रकाश की किरण आपतित होती है। वो कहाँ आपतित होती है? यानी एक प्रिज्म के पृष्ठ पर आपतित होती है। पृष्ठ पर आपतित होने के बाद जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे जो किरण यहाँ से गई इसको डॉट 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 इधर जाना चाहिए, लेकिन वह कहाँ चली गई? मतलब ये अविलंब, ये खींचा, ये क्या है? अविलंब। ये क्या है आपका? अविलंब। ये खींचा और अविलंब जैसे ही ये खींचा तो प्रकाश की किरण कहाँ चली गई? प्रकाश की किरण इधर चली गई और जाने के बाद फिर ये कहाँ पहुँच गई? यहाँ कांच में ही अभी, और कांच से फिर हमने क्या किया? एक अविलंब फिर यहाँ खींच लिया और ये अविलंब यहाँ डॉट डॉट करके दोनों अविलंब कहाँ काट गए? बिंदु ई पे। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण चली, यहाँ से जो प्रकाश की किरण जब जाएगी सघन माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यानी पुनः फिर जाएगी वायु में, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब इधर है, वो हट गई, इधर आ गई, तो ये कौन सी किरण बन गई? एस। इसको कहेंगे निर्गत प्रकाश की किरण। तो पी किरण यहाँ से चली, चलने के बाद देखो यहाँ इधर गई, आर पॉइंट पर क्यू पे टकराई, क्यू पे टकराने के बाद आर पे पहुँची, आर से फिर एस पे गई, उसे निर्गत प्रकाश की किरण कह दिया। इसी किरण को निर्गत को पीछे डॉट 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 करके बढ़ा के ले गए और जो प्रकाश की जो पी जो आपतित थी किरण थी उसको डॉट 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 करके ले गए, तो आपतित प्रकाश की किरण यहाँ बिंदु एम पर काटी। यहाँ पे एक डेल्टा विचलन कोण बना। अब इनके कोणों को डिवाइडेशन कैसे? यहाँ देखो, आपतित किरण और अविलंब के साथ जो एंगल बनता है आई होता है, अपवर्तित किरण और अविलंब के साथ जो कोण होता है आर होता है। आई यहाँ है तो इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ आई डैश होगा, यहाँ आर है तो इसके भाई देखो यहाँ पे देखेंगे यह कितना होगा? आर डैश होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो क्यों अविलंब और निर्गत प्रकाश की किरण के साथ जो एंगल बनेगा वो आर डैश हो जाएगा, क्योंकि आर पहले से तो आर डैश कह दिया। अब यहाँ ये पूरा कितना है? आई। जब पूरा आई है ये, तो आई में से कितना कम कर दें? भाई आर कम करेंगे। ये वैसे पूरा आई है, ये आई है तो ये भी आई है क्योंकि सम्मुख कोण है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखो आई माइनस का आर। अब ऐसे ही यहाँ पे ये इतना आर है, पूरा आई डैश में से आर डैश खत्म कम हो जाएगा, तो ये पोजीशन है। सबसे पहले अब लेंगे, देखो यहाँ से देखते हैं, त्रिभुज क्यू एम आर में डेल्टा बहस कोण है। त्रिभुज क्यू एम आर में डेल्टा बहस कोण है। बहस कोण की जो परिभाषा होती है वो बहस कोण की परिभाषा ये होती है कि उसके एक बहस कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे डेल्टा बराबर आपका हो जाएगा अंतः, इसी त्रिभुज में लेना है ना, इसमें एम वाले में और इसमें, इसके अंतर सम्मुख कोण कौन से? आई माइनस का आर और प्लस का आई डैश माइनस का आर डैश, आर डैश। इसे कर लेंगे डेल्टा बराबर यहाँ पे देखो आई और प्लस का आई डैश, आई वाले इकट्ठे कर लिए, बचा कितना? माइनस आर और माइनस आर डैश, तो माइनस कॉमन ले लो तो आर प्लस का आर डैश इन इक्वेशन फर्स्ट। अब लेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन सा लेंगे? ए क्यू ई आर। आप लिखेंगे चतुर्भुज ए क्यू ई आर में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? बराबर 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। यहाँ से लिखेंगे, देखेंगे कोण कौन कौन से हैं? कोण ए प्लस कोण क्यू प्लस कोण ई प्लस कोण आर, चारों हैं। तो कोण ए प्लस कोण क्यू प्लस कोण क्यू ई आर प्लस का कोण आर और बराबर में हो जाएगा आपका 360 अंश। तो कोण ए का मान कुछ नहीं, छोड़ दो इसे, कोण ए को ए लिख दो। कोण क्यू का मान भाई 90 अंश होगा, क्योंकि अविलंब के साथ एंगल बन रहा है 90 अंश, प्लस का कोण क्यू ई आर, तो कोण ई रह जाएगा। भाई ई तो है ना, यहाँ से यहाँ तक का एंगल ई है,
तो प्लस का कोण आर ये भी 90 अंश होगा, क्योंकि अवलंब के साथ एंगल हैं, अवलंब के साथ है 90 अंश, बराबर में 360 अंश। तो ए कितना हो जाएगा, ए प्लस का 90 90 180, यानी कोण ई बराबर हो जाएगा 360 माइनस का 180 अंश। तो ए प्लस का कोण ई और ये बराबर में हो जाएगा आपका 180 अंश इन इक्वेशन सेकेंड। आप त्रिभुज ले लेंगे क्यू ई आर या क्यू आर ई, त्रिभुज क्यू आर ई में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर में 180 अंश होता है। कितना, 180 अंश होता है। तो लगाओ मान, कोण कितना, कोण Q प्लस का कोण R प्लस का कोण E बराबर में 180 अंश। तो कोण Q का वैल्यू कितना है, R है, प्लस कोण R का वैल्यू कितना है, R डैश है, प्लस कोण E है, बराबर में 180 अंश है। आप लेंगे इसे, कोण E बराबर में 180 माइनस R प्लस का R डैश, R प्लस का R डैश। अच्छा, R प्लस का R डैश का मतलब ये है कोण E का, आप लिखेंगे कोण E का मान काय में लगा दें भाई, लगाओ, कोण E का वैल्यू कहाँ लगा दें, कोण E का जो वैल्यू है समीकरण रख दो 2 में, कोण E का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 आपका ये है a प्लस का कोण E का वैल्यू कितना है 180 माइनस का r प्लस का r डैश और बराबर में कितना हो जाएगा 180 अंश। 180 से 180 ख़त्म कर दो तो a माइनस का r प्लस का r डैश बराबर 0। तो पक्षांतर कर देंगे तो a बराबर आ जाएगा r प्लस का r डैश इन इक्वेशन, चलो छोड़ दो यहीं पे। अच्छा, अब हमने इतना जब निकाल लिया तो हम लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं कितना, a बराबर r डैश लिख दिया। तो अब लिखेंगे अल्पतम विचलन के लिए शर्त, अल्पतम विचलन के लिए क्या है ये शर्त। अच्छा, अल्पतम विचलन के लिए शर्त है, हम क्या करेंगे इधर से बिगाड़ देंगे, हटाएंगे इसको, यहाँ बिगाड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो इक्वेशन फर्स्ट को छोड़ेंगे, इसे छोड़ देंगे क्योंकि ज़रूरत पड़ती है हमें इसकी, इसे हटा देंगे, यहाँ से हटा दिया हमें। अब यहाँ पे देखो अल्पतम विचलन के लिए शर्त होती है, क्या होती है, ये होती है डेल्टा बराबर डेल्टा सफिक्स एम और आई डैश बराबर में आई और यहाँ लिख देंगे आर डैश बराबर में आर। अब ये मान कहाँ लगा देंगे, आप लगा सकते हैं, इसमें लगा देंगे, ये लिख देंगे, यहाँ से बिगाड़ देते हैं ऊपर से, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे, यहाँ से बिगाड़ते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a बराबर कितना r, तो r और प्लस r की जगह कितना रख देंगे, r डैश की जगह r, तो a बराबर हो जाएगा 2r इन इक्वेशन थर्ड। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरे पास ही रखा है, यहाँ उतार लेंगे, डेल्टा बराबर i प्लस का i डैश और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे r प्लस का r डैश, r प्लस का r डैश, यहाँ मान लगाएंगे, डेल्टा की जगह कितना लगाएंगे भाई, अल्पतम विचलन कोण के लिए ये रखा है ना, तो डेल्टा सफिक्स m बराबर i प्लस का i डैश के लिए बेटा i रखा है, i लगाओ, माइनस r और प्लस r डैश के लिए कितना रखा है, r रखा है, r लगाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे जैसे बढ़ जाएंगे डेल्टा सफिक्स m बराबर में हो जाएगा 2i माइनस का 2r। अच्छा, डेल्टा सफिक्स m बराबर जो समीकरण 3 से कितना लगा देंगे a, 2i माइनस का 2r की जगह a लगा सकते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा सफिक्स m प्लस का a बराबर में 2i, इसे हटा देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा i बराबर में डेल्टा सफिक्स m प्लस का a अपॉन में 2, i का वैल्यू हमने यहाँ कलेक्ट कर लिया। अब बढ़ जाएंगे फिर आगे, हमें r का वैल्यू और चाहिए, जब r का वैल्यू मिल जाएगा हमें तो हम स्नेल का नियम लगा देंगे। तो बढ़ जाएंगे, आपने पढ़ा होगा यहाँ से समीकरण 3 से ये कितना है, समीकरण 3 में दे रखा है a बराबर में 2r, तो r बराबर में हो जाएगा a/2, तो r और
आई के वैल्यू मिले, आप लिखें स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से स्नेल का नियम आपको मालूम है, आप इधर से फिर लिख दो, हटाओ इधर, ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर में ए एन जी, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आई की जगह वैल्यू लगाना है, आर की जगह वैल्यू लगाना है, आप पुट करेंगे वैल्यू, आई की जगह वैल्यू है डेल्टा सफिक्स एम प्लस का ए, डेल्टा सफिक्स एम अपॉन में ए अपॉन में 2, डेल्टा सफिक्स एम प्लस ए अपॉन 2। आर का वैल्यू कितना है वो लगाओ, आर का वैल्यू है साइन, आर की जगह वैल्यू है वो है आपका a/2 बराबर ए एन जी, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल लेंगे, इसे हटाओ आगे। तो ये आपका ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला काय का है लिख देंगे, यही प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है, यही प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है। यहाँ से फिर बिगाड़ देंगे, यहाँ से ज़रूरत पड़ेगी तब देख सकते हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम। अच्छा भाई आगे बढ़ रहे हैं, ये अपवर्तनांक का सूत्र है। यदि एक कंडीशन और आ जाती है, यदि प्रिज्म पतला होता, यदि प्रिज्म कैसा होता, यदि प्रिज्म पतला होता तब कंडीशन क्या होती, आप लिखेंगे साइन डेल्टा सफिक्स एम प्लस का ए अपॉन में 2 लगभग बराबर होता कितने का, ये लगभग होता डेल्टा सफिक्स प्लस का ए अपॉन 2 के। अच्छा अगर साइन a/2 लगभग बराबर होता तो यहाँ होता a/2 के लगभग बराबर में। आप पुटिंग दिस वैल्यू, आप वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, ANG बराबर, ANG का मतलब क्या होता है, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वैल्यू पुट करेंगे, जो समीकरण आपने निकाला था यही प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है, इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो साइन a/2 इन पूरे की जगह कितना लगा सकते हैं, डेल्टा, इस पूरे की जगह कितना, डेल्टा सफिक्स एम प्लस ए और पूरे के नीचे 2 और अपॉन में इसकी जगह a/2, 2 से 2 खत्म कर लेंगे तो हो जाएगा ANG बराबर में डेल्टा सफिक्स एम प्लस का a और अपॉन में a। ये हो गया, a को क्रॉस मल्टीप्लाई में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ANG a बराबर में डेल्टा सफिक्स एम प्लस का a। इतना आने के बाद आप पक्षांतर कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा डेल्टा सफिक्स एम बराबर में, और ये हो जाएगा ANG a माइनस का a, तो डेल्टा सफिक्स एम बराबर में, इधर लिखे देते शायद इधर ना दिखाई दे, इधर देखते हैं, ये हो जाएगा आपका डेल्टा सफिक्स एम बराबर में a कॉमन बचेगा कितना आपका ANG माइनस का 1। ये आ गया आपका एक फार्मूला। तो ये फार्मूला होगा आपका, यह पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है, यह पतले प्रिज्म के लिए, ये पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है। तो ये आपका सिद्ध हो गया है, आप इसे कर सकते हैं। और वीडियो को रोक के और जगह जगह पे पॉज करके देखते रहें इसको, और लाइक और शेयर और कमेंट करते रहें। जो भी भाई वीडियो को चाहता है उस वीडियो का नाम बताएं, कमेंट करते रहें, लाइक और शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।